वेलकम टू एक्सेल लर्निंग एंड दिस इज़ मी प्रिया तिवारी। तो आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस का जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 5 और 6 है, जो न्यू पेपर ऐड हुए हैं एंड जो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। यानी प्रीलिम्स वी ऑल नो हम लोग का क्लियर हो रहा है एंड मेन्स के लिए आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पेपर 5 और 6 आर द डिसाइडिंग वंस है ना, न्यू ऐड हुए हैं पिछली बार आपको पता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता है DIS की बुक है एंड आई हैड बीन बेंट थ्रू DIS एंड एक और अभी जो मार्केट में अवेलेबल है PW की, आई फाउंड इट मोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है ये एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, तो इसलिए मैंने इसको लिया। इसको हम एक एक करके इसके चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। सो पेपर 5 पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसमें छोटे बहुत चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बट ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ना, ताकि रिवीजन के टाइम पे भी आपको ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाला है चैप्टर 2 जो आपके हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश को देखेंगे। साथ में हम लोग PYQs भी देखेंगे। आपको पता है इस बुक के एंड में PYQs रहते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि दिन में आप लोग 5 मिनट 10 मिनट निकाल के इसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो दिस इज ओवरव्यू क्या हमको मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आप लोग इसमें पढ़ने के बाद में उत्तर प्रदेश का जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। देन अगर देखते हैं ब्रिटिश कॉलोनिज्म की बात करते हैं तो उस टाइम में सिविलाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्या अफेक्ट पड़ा था, अलग अलग कौन सी डायनेस्टीज आपको देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इंडिया के नैरेटिव के साथ में। ठीक है, लगभग 4000 साल पुरानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आपके यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट है, सनौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में आर्यंस, दासास, बहुत सारे जो भी आपके इनिशियल ट्राइब्स थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे महाजनपद के बहुत सारे बेसिकली जो महाजनपद में आपके जनपद हुए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 16 बहुत बड़े बड़े महाजनपद आपके हुए थे जिसमें से 8 आपको पूरे के पूरे यूपी में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज देखने को मिलती है, बनारस, श्रावस्ती, अयोध्या, जहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म आने अगर आप देखेंगे तो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोमिनेंट आपको फिगर्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टीज हुई है, मौर्य, गुप्ता, वर्धन। ठीक है, अशोक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, जिनका प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हर्षा के बारे में। ठीक है, मीडिएवल एरा में अगर आप देखेंगे तो जौनपुर और आगरा जैसे टाउन्स हो गए। फिर सूफी टीचिंग्स की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। ठीक है, सबके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को पूरी तरीके से डिफाइन करती है। इसके बाद आते हैं नवाब ऑफ अवध अगर हम बात करते हैं, जिसमें आप सुजाउद्दौला के बारे में जानते हैं, असफाउद्दौला के बारे में जानते हैं। अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में इनके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक के बारे में। ठीक है, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको आर्यवत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आर्यवत के पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की बात करते हैं, ऋग्वेदा में इसका रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर उत्तर प्रदेश आपका आता था। वैदिक पीरियड की बात करते हैं जो लगभग 1500 से लेकर 600 BC तक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी हालांकि टाइमलाइन में बहुत ज्यादा डिबेट है बट ऑलमोस्ट आप इतना लेके रह सकते हो। ठीक है, अभी इस पर डिबेट मत करना कि इसका टाइमलाइन कहीं पर 1700 to 500 दिया हुआ है, वो वेरी करता है बट अप्रॉक्स इतना रहता है, वो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपके जो हिंदू के सेक्रेड ट्रस्ट है, जैसे वेदा की आप बात कर सकते हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 आपके इंपॉर्टेंट वेद्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका फॉर्मेशन इसके टाइम पे हुआ है। फिर महाजनपद पे आ जाते हैं, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता था। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो आपके एंशिएंट टाइम पे जो मेन आपका इकोनॉमी का सेंटर था, आर्थिक जो बेसिकली गतिविधियों का सेंटर था, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया था, आपका उत्तर प्रदेश के साथ में शिफ्ट हो गया था, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया से लेके। ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जहाँ पर आपका अफगानिस्तान का एरिया है, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब का एरिया आता है, जहाँ से आपके जितने भी इन्वेडर्स थे वो आए थे, उससे लेके जनपद में शिफ्ट हो गया था। अब पीरियड ऑफ महाजनपद की बात करते हैं तो उसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। पहला जो अर्बनाइज कल्चर आपको देखने को मिलता है वो IVC में देखने को मिलता है। सेकंड कौन सा देखने को मिलता है, आपका महाजनपद होता है। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट जनपद जो आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे। पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये आपका कौशल जो प्रेजेंट है अयोध्या, श्रावस्ती के पास में। फिर मल्ल जो अभी का प्रेजेंट का आपका कुशीनगर, पावा का क्षेत्र आता है। काशी जो बनारस है, वत्स, कौसाम्बी, छेदी जो आपका सुक्तिमती है, सूरसेना मथुरा के पास, पंचाल, काम्पिलिया, अहिछत्र एंड कुरु, हस्तिनापुर। सो ये आपके 8 के 8 क्या देखने को मिलते हैं, महाजनपद देखने को मिल जाते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, आयरन टूल्स की बात करते हैं। आयरन टूल आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, IVC पर्टिकुलर एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे आपको आयरन का यूज देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आप आयरन टूल देखते हैं तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेगालिथ के टाइम पे। ठीक है, यानी वैदिक के बाद अगर आप देखेंगे तो वो टाइम था जहाँ पर आयरन टूल्स का बेसिकली यूज स्टार्ट हो गया था। 6 से 4 सेंचुरी BC की बात करते हैं, महाजनपद जो आपके थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या बिहार के एरिया में, वेस्टर्न बिहार में आपका इमर्ज हो रहा था, तो दिस वाज द एरिया। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया कैसा दिख रहा है, आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आपका वेस्टर्न बिहार का पोर्शन देखने को मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर होगा, आयरन ओर आपको बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज में देखने को मिल जाएगी। पानी ऑब्वियस सी बात है, गंगा ये और आपका ये यमुना दोनों का दुआब आपको देखने को मिलता है ना। दुआब क्या रीजन होता है, जब भी 2 रिवर्स आपस में बेसिकली क्या होती है, पैरेलल फ्लो करती है और एक पर्टिकुलर
लोकेशन पे आके दोनों मिल जाती है, ठीक है। जैसे प्रयाग में हम जानते हैं संगम होता है, तो यहाँ पर इसके आसपास का जो दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, दोआब कहते हैं। बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है। अब हम देखते हैं अपने अलग अलग जनपद के बारे में। सबसे पहले कुरु महाजनपद के बारे में देखते हैं। इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर की बात करते हैं तो ये कैपिटल मानी जाती है एक तरीके से कुरु की, ठीक। कौन कौन से एरिया आता है, मेरठ दिल्ली हरियाणा का बेसिकली पोर्शन ये फॉर्म करता है। मोनार्कियल सिस्टम था उस टाइम पे। यहाँ पर महाभारत की अगर बात करते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा प्लॉट था ना, जो बेसिकली युद्ध सारी चीजें वो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं क्या करता है, रिवॉल्व करता है। पांडवास एंड कौरवास दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आपको कुरु डायनेस्टी के देखने को मिल जाएगी। फिर आते हैं कौशल पे। कौशल के 2 कैपिटल्स थे, अयोध्या आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ में, श्रावस्ती आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है, अवध जो रीजन है आपका यूपी का, वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी भी आती है शाक्य की, गौतम बुद्ध की, और यहीं पर लुम्बिनी में अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध आपके जन्म लिया था। फिर किंग प्रसेनजीत की बात करते हैं, जो कौशल के प्रोमिनेंट रूलर थे, वो किसके टाइम पे थे, बुद्धा के टाइम पे। तो कभी कभार प्रीलिम्स की भी अगर बात करेंगे तो कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में पूछा जाता है, तो प्रसेनजीत किसके कंटेम्प्रेरी थे, बुद्ध के, ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पंचाल पे। पंचाल की बात करते हैं, हैड अहिछत्र एज इट्स नॉर्दर्न कैपिटल। इनकी नॉर्दर्न कैपिटल कौन सी थी, आपकी अहिछत्र एंड काम्पेल साउदर्न थी। तो अभी तक 2 हम लोग जनपद देख चुके हैं जिनकी नॉर्दर्न एंड साउदर्न कैपिटल अलग थी, एक कौशल, दूसरा आपका पंचाल। फिर देखते हैं फेमस सिटी यहाँ की क्या थी, कन्नौज थी, ठीक। ये किसका पार्ट फॉर्म करती थी, पंचाल का ही फॉर्म करती थी। पंचाल शिफ्ट हो गया था मोनार्की से रिपब्लिकन की तरफ, यानी पहले यहाँ पर मोनार्क था, एक राजा का राज था, फिर रिपब्लिकन सिस्टम आ गया एक तरीके से। बहुत सारे जो बेसिक लोग होते हैं वो मिलकर आपस में क्या करते थे, यहाँ पर राज करते थे। फिर आते हैं सुरसेना पे। सुरसेना की कैपिटल आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, मथुरा में थी। इंपॉर्टेंस क्यों था आपको पता है मथुरा का, कृष्ण वर्शिप यहाँ पर बहुत ज्यादा की जाती है। और टाइम ऑफ मेगास्थनीज की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या है, अपने और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गया था। रीजन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है बुद्धिज्म का भी, यानी 2 रिलीजन आपको देखने को मिल रहा है। अवंतीपुरा की बात करते हैं, किंग है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, एंड सुरसेना के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, रूल किया था, सुरसेना पे रूल किया था। फिर आते हैं वत्स पे, जिसकी कैपिटल कौशाम्बी है। कहाँ पर है, प्रेजेंट प्रयागराज के पास में है। इसको वंश भी कहा जाता था। यहाँ पर भी मोनार्कियल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, गवर्नेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी सेंट्रल सिटी यानी आर्थिक गतिविधियों की सेंट्रल सिटी के रूप में अगर आप किसी को देखेंगे, जो आपका प्रयागराज है यानी इलाहाबाद है। फिर मल्ल पे आते हैं। मल्ल अगर आप देखेंगे, इट एनकम्पास रीजन एज पावा, देवरिया, गोरखपुर, पदरौना, कुशीनगर। बुद्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट मील जो थी वो पावा में इन्होंने ली थी, ऐसा माना जाता है ना। एक बाउल था, पॉइजन फूड था जिसको इन्होंने खाया था, फिर उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण हो गया था। तो कुशीनगर की बात करते हैं, यहीं पर आपके बुद्धा जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और कौन से जनपद में आता है, मल्ल में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। काशी की बात करते हैं ना, काशी का वाशी, ये देख सकते हैं, काशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसकी कैपिटल क्या थी, बनारस। बनारस अभी भी आप देखते हैं 80 घाट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे माने जाते हैं 80 पर्टिकुलर रिवर्स वहां पर आपको देखने को मिलती है अरुणा के बाद में। फिर काशी की बात करते हैं, कौशल किंगडम यहाँ पर रूल करता था। कल्चरल रिलीजियस दोनों इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर काशी तमिल संगमम ये हुआ था, जो बेसिकली नॉर्थ साउथ के क्या दिखाता है, फ्यूजन को दिखाता है ना। तो अगर आप किसी भी आंसर को नोट डाउन कर रहे हैं एंड अगर आप एंशिएंट के साथ में करंट उसका फीचर दे देते हैं ना, काशी तमिल संगमम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसका सेकंड बेसिकली एडिशन भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसको भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। देन यहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली हिंदुज्म की अगर बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ही मेजर रिलेवेंस साइट मानी जाती है। और अगर आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग आपके इंडिया में होते हैं, 12 में से एक ज्योतिर्लिंग आपको काशी यानी बनारस में देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं छेदी। छेदी के बाद में बात करते हैं सुक्तमती, इसकी कैपिटल थी, कहाँ पर है, प्रेजेंट डे का जो बांदा रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मेंशन आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किंग शिशुपाल की बात करते हैं जो छेदी से रिलेटेड थे, एंड इन्हीं के बारे में वासुदेव कृष्ण ने भी अगर आप देखा होगा, जिनको वासुदेव कृष्ण ने जिनका वध कर दिया था। इसके बाद राजसूय यज्ञ ऑफ युधिष्ठिर की बात करते हैं, पांडवा किंग, उसके टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में मेंशन आपको मिल जाएगा। महाजनपद की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को शेप डाउन करने के लिए। सो ये महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा क्यों आज जनपद, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यूपी की हिस्ट्री के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इट कुड बी आज कि यूपी में कौन कौन से जनपद थे वो, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखे। तो ओवरऑल आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आई वुड से मैप में अगर आप मार्क कर लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक बार रीड कर लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए, देन मैप से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा जनपद आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। देन आते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन यूपी। अभी आपने देखा महापरिनिर्वाण सबसे लेटेस्ट बुद्धा जी को बेसिकली कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। एंड अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो स्प्रेड है वो आपको कैसे देखने को मिलता है। बुद्धिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन हैज डीप रूट इन यूपी, ये आपको पता है। गौतम बुद्धा की ज्यादातर जो लाइफ है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए यूपी को क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, पालना कहा जाता है एक तरीके से बुद्धिज्म का। प्लेसेस कौन से रिलेटेड है, बनारस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सारनाथ देखने को मिल जाएगा, ऐसा माना जाता है बोध गया बिहार के बाद जब एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था तो बुद्धा जी कहाँ पर आए थे, सारनाथ में, और उन्होंने अपना पहला उपदेश, पहला जो सरमन
ऑडियम था वो किसको दिया था, यहीं पर 5 भिक्षुओं को डियर पार्क वाराणसी में दिया था। और इसी को क्या कहते हैं, व्हील ऑफ धर्म, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी जो धर्म का चक्र था, एक व्हील थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, किस तरीके से नॉलेज को अटेन करके लोगों को वापस लेके। उसके बाद देखेंगे यहाँ से चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, यहाँ पर इसको क्या किया गया था, आपका स्प्रेड किया गया था। धार्मिक स्तूपा की बात करते हैं, वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। दूसरा आते हैं श्रावस्ती पे, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका प्लेस है, प्रीलिम्स में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। श्रावस्ती कौशल की बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी प्लेस पे स्पेंड किया था तो दैट इज श्रावस्ती, जिसकी कैपिटल क्या थी, कौशल। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज मोनास्टिक लाइफ, यानी लगभग 25 साल उन्होंने यहीं पर बिताए थे। बुद्ध स्पेंट 19 रेनी सीजन, आपको पता है ना, जितने भी आपके भिक्षुस थे वो बाकी टाइम पे आपके सर्वन देते रहते थे, इधर उधर फिरते थे वेंडरर की तरह, बट जब रेनी सीजन होता था उनके लिए गुफाएं वगैरह इस तरीके के प्लेसेस क्या होते थे, वहां पर वो निवास करते थे। उस टाइम पे वो स्प्रेड मतलब कहीं भी जाते नहीं थे। तो 19 रेनी सीजन जो आपके बुद्धा के थे वो उन्होंने यहीं पर काटे थे, कहाँ पर, जितावना जो मोनास्ट्री थी उसमें, एंड 6 आपके पुबारमा मोनास्ट्री, यानी 2 आपके श्रावस्ती में मोनास्ट्रीज आपको देखने को मिलती है, दोनों में आपके बुद्धा रुके थे। बुद्धा की बात करते हैं, उन्होंने अपना सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो डिस्कोर्स भी किया था वो कहाँ पर किया था, श्रावस्ती में, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कुशीनगर में, कुशीनगर में बात करते हैं तो कुशीनगर में बुद्धा को क्या प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण, यानी उन्होंने अपने देह का त्याग दिया था। रामभार स्तूपा की बात करते हैं जो आपका कुशीनगर में है, वो भी बुद्धा के एशेस के कुछ पार्ट पे बनाया गया था, पूरा का पार्ट बुद्धा का एक जगह नहीं रखा गया था, अलग अलग जगह पे वहां पर स्तूपास बनाए गए। तो ये एंशिएंट मल पीपल की बात करते हैं, उन्होंने क्रेमेट किया एंड कुछ ऐश यहाँ पर रखा गया। रामभार स्तूपा की बात करते हैं 49 फीट का एंड ब्रिक माउंट का बना हुआ है। देन महापरिनिर्वाण टेम्पल की बात करते हैं, बुद्धा के महापरिनिर्वाण को दिखाते हुए बनाया गया है। मथाकॉ टेम्पल, ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था लोकेशन जहां पर बुद्धा ने अपना फाइनल मील लिया था। कुशीनगर म्यूजियम की बात करते हैं, म्यूजियम किस चीज से रिलेटेड है, आपका बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में ये आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी अगर आप इसकी समरी देखना चाहते हैं तो बहुत इजीली इसको कंपाइल कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ना यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन यूपी। बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो साइट थी लुम्बिनी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। सारनाथ बनारस, यहाँ पर उन्होंने पहला सरमन धार्मिक स्तूपा में। देन कौशल की बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम आपके बुद्धा ने यहाँ स्पेंड किया था। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, रामभार स्तूपा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपकी बुद्धिज्म के बारे में। अब जैनिज्म पे आते हैं, अयोध्या, ये बर्थ प्लेस माना जाता है ऋषभनाथ का, एंड 2nd, 4th, 5th एंड 14 जो तीर्थंकर हुए थे आपके जैन के, उनका। उसके बाद काशी, यहाँ पर बर्थ प्लेस आता है पार्श्वनाथ 23rd एंड 7th, 8th, 11th तीर्थंकर का। फिर श्रावस्ती की बात करते हैं जो बर्थ प्लेस माना जाता है 3rd तीर्थंकर का। तो बहुत ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों के बेसिकली पर्सपेक्टिव से आपका यूपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं प्लेसेस रिलेटेड टू जैनिज्म। अयोध्या के बारे में देखते हैं, टोटल 24 आपके तीर्थंकर होते हैं जैन में, आपको पता है। ऋषभनाथ की बात करते हैं जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, फाउंडर एंड 4th तीर्थंकर इनको माना जाता है जैनिज्म का। ये कहाँ बेसिकली बॉर्न हुए थे, अयोध्या में बॉर्न हुए थे। अयोध्या की बात करते हैं तो ये बर्थ प्लेस है आपके अजीतनाथ का, अबिंद्रनाथ का, सुमंतीनाथ का एंड अनंतनाथ का, जो 2nd, 4th एंड 5th एंड 14th तीर्थ माने जाते हैं। फिर काशी बनारस पे आते हैं, पार्श्वनाथ जो 23rd आपके हुए थे। 1872 BC में इनका जन्म हुआ था बनारस पे, जिसको बनारसी कहते हैं अभी, वाराणसी। काशी की बेसिकली बात करते हैं तो ये बर्थ प्लेस है 3 और आपके तीर्थंकर का, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा एंड श्रेयासनाथ। तो चंद्रप्रभा का नाम ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभा के नाम पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे चंद्रप्रभा का मेला पूछा जाता है कई बार, ठीक, तो आपको बताना होता है कौन से प्लेस से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको सब याद रहेगा कि बनारस में है, ये जैन से रिलेटेड है, यहाँ पर मेला भी होता है। तो 2-3 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के सॉल्व हो जाएंगे। फिर श्रेयसनाथ की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये आपके तीर्थंकर से। श्रावस्ती कौशल की बात करते हैं, श्रावस्ती इज ऑल्सो नोन एज चंद्रपुरी एंड चंद्रिकापुरी, ठीक है, इसको 2 और नाम से जाना जाता है। दूसरा संभवनाथ की बात करते हैं, चंद्रप्रभानाथ 8 तीर्थंकर है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं संभवनाथ जैन टेम्पल जो आपका 3rd तीर्थंकर को है, एंड चंद्रप्रभानाथ जैन टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका जैन म्यूजियम की बात करते हैं, जो म्यूजियम है यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू जैनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यूपी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म है, साथ ही साथ जैनिज्म से भी रिलेटेड है। तो ये आपका कल्चरल एस्पेक्ट दिखा देता है एक तरीके से कि किस तरीके से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से आपका रिलेटेड है आपका यूपी। फिर मौर्य एंड गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, फॉलोइंग द कलिंग वार, आपको पता है कलिंग वॉर खत्म हुई थी तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, वो बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि आपके अशोका ने बहुत ज्यादा खून वगैरह देख लिया था आपके कलिंग की वॉर में, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक। तो उन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनाए, विहार बनाए, पिलर की, भाई मैं ये चीज अपना रहा हूँ धर्म को, आप भी इस धर्म को फॉलो करो। पिलर्स ऑफ अशोका की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिकली पोजीशन किए गए थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में, ठीक है, की बुद्धा साइट्स में, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन पर, ताकि लोग वहां पर आए उसको पढ़ सके, जो भी वो वहां से बेसिकली ऑर्डर देना चाहते थे या जो भी लोगों को कन्वे करना चाहते थे।
साथ ही साथ सिंबल्स ऑफ हिज एम्ब्रेस ऑफ बुद्धिज्म, ये क्या दिखाता था कि किस तरीके से अशोका ने आपके बुद्धिज्म को क्या करा है, एम्ब्रेस किया हुआ है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली उनको खड़ा किया जाता था ताकि हम अशोका की विजिट को ऑनर कर सके कि वो पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं तो भी वहां पर पिलर लगा दिए जा रहे हैं। नोटेबली अगर आप देखेंगे यूपी होस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पिलर्स है सारनाथ। आपको पता है सारनाथ का पिलर लैंड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैपिटल क्या होता है ये आप देखिए, लेट्स से कोई भी आपका पिलर है तो आपको इस तरीके से पिलर होता है, पिलर के ऊपर ये जो होता है इसको शैफ्ट कहते हैं। शैफ्ट के ऊपर आपको एक इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लावर है, इन्वर्टेड फ्लावर, लोटस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसको पर्टिकुलर इन्वर्टेड आपका फ्लावर हो जाता है। फिर आपको एक अबकस देखने को मिलता है, इसके ऊपर कोई ना कोई एनिमल फिगर होता है, वो एलिफेंट हो सकता है, लायन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक। तो एक सारनाथ में जो यहाँ पर आपका एनिमल डिपिक्टेड है दैट इज लायन, इसीलिए उसको लायन कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, एक तरीके से शाफ्ट प्लस आपका अबिकस देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड आपका फ्लावर हो गया, उसके ऊपर जो आपको एक एनिमल मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका पिलर डिनोट करता है। ये पिलर का डायग्राम अगर आप मेंस में यूज करते हैं, इसके फीचर्स अगर आपको याद रहते हैं प्रीलिम्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लायन कैपिटल आपको पता है, यही हमारा अभी नेशनल हमने जो अपना लिया हुआ चिन्ह वो आपको देखने को मिल जाएगा। सारनाथ फोकल पॉइंट है अशोका के कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर बहुत ही स्प्लेंडेड आपको स्तूपास देखने को मिल जाएंगे, मोनास्ट्रीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका धर्मराजी का स्तूप आता है, जो ऐसा माना जाता है बुद्ध के इनॉग्रल सरमन को बताता है, यानी जो उनका पहला सरमन था उसको डिनोट करता है। एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, गुप्ता एम्पायर इमर्ज्ड इन 3rd सेंचुरी, पहले 3rd सेंचुरी में आपका गुप्ता एम्पायर इमर्ज हुआ था और कब तक रहा था, लगभग 543 एडी तक, जो कंट्रोल दिखाता है मच ऑफ द नेशन पे कि किस तरीके से पूरे नेशन तक इनका पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। गुप्ता की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छा राज्य फैला रखा था। उसके बाद मध्य देश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश का एरिया हो सकता है, बिहार एंड यूपी का एरिया, इस पूरे एरिया को ये क्या करते थे, कंपाइल करके रखते थे। इसके बाद दूसरे और रीजन क्या आता है कि जो नॉर्दर्न रीजन था वो एंगेज थे किस चीज पे, सिल्क ट्रेड में, ठीक है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ में। तो ये पार्ट भी आपका शो करता है कि किस तरीके से आपका नॉर्दर्न जो बेसिकली पार्ट था वो सिल्क ट्रेड में भी जुड़ा हुआ था। अब गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो 3 इसके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कि इसका सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, टेरिटरी ऑफ यूपी में कहाँ कहाँ पर ये बेसिकली कौन कौन सी इसकी साइट्स फेमस है, एंड इसका इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर क्या है। प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपने बार बार पढ़ा होगा। मेरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त 2 को दिखाता है, ठीक है। इसके बारे में लोग अभी भी बेसिकली है ना बहुत साइंटिफिक इस पर रिसर्च हो रही है कि क्या इसमें ऐसा फीचर था जिसकी वजह से अभी भी इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। अनुगंगा की बात करते हैं, मिडिल गैंजेटिक बेसिन, ये एरिया है जहां पर आपको गुप्ता डायनेस्टी के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। साकेत जो यूपी अयोध्या में एंड प्रयाग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 10 अवतार टेम्पल, बहुत ही एंशिएंट टेम्पल माना जाता है, देवगढ़ में है, ठीक है, विष्णु टेम्पल है ये, एंड नॉर्दर्न इंडिया का नगाड़ा स्टाइल का सबसे इनिशियल स्टेज का टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर भीतरगांव टेम्पल आपको कानपुर देहात में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सर्व्ड एज स्ट्रेटेजिक बेस विद प्रयाग एज अ सीट ऑफ पावर। अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक बेस की तरह काम करता है और प्रयाग इसका सीट ऑफ पावर की तरह काम करता था। गुप्ता डोमिनियन की बात करते हैं, ये कहाँ आपको बेसिकली आपका एक्सटेंड करता है, ओवर अनुगंग, ठीक है। अनुगंग हो गया, मगध हो गया, साकेत हो गया जो मॉडर्न डे अयोध्या में आता है, प्रयाग जो आपका इलाहाबाद का एरिया दिखाता है, उन सारी एरियाज में आपको गुप्ता का बेसिकली फैलाव देखने को मिल जाएगा। और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर जिसको प्रयाग प्रशस्ति ऑलरेडी हम देख चुके हैं, समुद्रगत से रिलेटेड है, मेरोलियन आयरन पिलर आप देख सकते हैं। फिर श्रीगुप्त की बात करते हैं, डायनेस्टी के फाउंडर थे, एंड सन कौन थे, घटोत्कच, इनको क्या कहा जाता था, महाराज कहा जाता था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। चंद्रगुप्त 1 की बात करते हैं, पाइवोटल गुप्ता बेसिकली रूलर थे जिन्होंने सॉलिफाइड किया था अपना रूल, किस तरीके से उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त थे वो जितने भी आपके रूलर्स है ना बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। तो इन्होंने कुमार देवी से क्या करी थी, शादी करी थी, जो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, और इस तरीके से इन्होंने गुप्ता के प्रेस्टीज को बढ़ाया था। इसके अलावा मगध, साकेत, प्रयाग हम देख चुके हैं। पाटलिपुत्र की बात करते हैं, गुप्ता के एम्पायर के कैपिटल की तरह काम करता है उनके टाइम पर। सक्सेसर कौन था, चंद्रगुप्त 1 थे, चंद्रगुप्त 1 के तो समुद्रगुप्त 1 थे जिन्होंने बेसिकली टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसका इंस्क्रिप्शन आपको इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक। वैष्णवाइट थे, बट अगर आप देखेंगे तो ये मेनली वैष्णवाइट की तरह काम करते थे, बट जो गुप्ता का एज था वो इंडिया का गोल्डन एज माना जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फॉर्म पे आपके क्या किए थे, बेसिकली अचीवमेंट्स किए थे। और दूसरा अगर आप देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फॉर्म में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द एसेंडेंसी ऑफ श्रीगुप्त टू द रीन ऑफ स्कंदगुप्त, ये 2 सेंचुरी का लगभग आपको पूरा का पूरा काल देखने को मिलता है। गुप्ता के टाइम पे आपको बहुत सारे रूलर्स अच्छे देखने को मिले, बट अल्टीमेटली बहुत ही वीक रूलर्स आ गए जिसकी वजह से गुप्ता साम्राज्य पूरा का पूरा क्या हो गया था, पतन की ओर चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता का डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया था सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक। मॉकरी आपको देखने को मिलता है, पुष्यभीति डायनेस्टी जो थी वो गैंजेटिक रीजन पे आ रही थी। गुर्जर प्रतिहार आपको देखने को मिल रहा था वेस्टर्न साइड में, तो क्योंकि छोटे छोटे आपके जो रूलर्स थे वो ओरिजिनेट होने लगे थे एंड इस वजह से गुप्ता आपका क्या हो गया था, पूरी तरीके से सबसाइड हो गया। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करते हैं कन्नौज के लिए जो आपको देखने को मिलता है, जैसे अगर आप देख सकते हैं हर्षवर्धन बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर, यानी थानेश्वर की अगर बात करते हैं जो मॉडर्न डे हरियाणा का पोर्शन है, वहां पर 16 के एज में ही इनके अगेंस्ट में खड़े होने वाला कोई नहीं था, तो ये रूलर बन गए थे। दूसरा अगर आप देखेंगे 4 डिकेड तक इन्होंने लगभग अपनी कैपिटल को बना के रखा कनिकुब्ज,
जिसको कन्नौज के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेंट्रल लोकेशन थी इंडिया की, अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये इग्नोर कर देना मैप थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्नौज देखने को मिल जाएगा। ट्रायंगुलर वॉर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है, अनफोल्ड हुई थी नॉर्दर्न इंडिया में 8-9 सेंचुरी में। अब कौन कौन बेसिकली था, तो ये स्ट्रगल थी पाला के बीच में, जो आपकी ईस्टर्न टेरिटरी, ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, बंगाल रीजन में। प्रतिहार जो बेसिकली आपके वेस्टर्न पार्ट से आते थे, गुर्जर प्रतिहार जिनको हम कह रहे हैं, एंड राष्ट्रकूटास जो आपके डेक्कन में थे। तो ये 3 बेसिकली पावर्स थी जो इस कन्नौज पे रूल करने के लिए क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जोन था, यहाँ से इंडिया को कंट्रोल करना ईजी हो रहा था। देन नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं कन्नौज का ट्रायंगल, देखिए ये दिस इज आपका पाला का रीजन है, ये आपका पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार, दिस इज आपका राष्ट्रकूटा, एंड सेंट्रल में आप देख सकते हैं कन्नौज, है ना। देखिए फर्दर एक्सपेंशन अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाते हैं आपको बराबर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये आपके बैंक ऑफ गैंजेस में देखने को मिल जाएगा, यानी फर्टाइल आपको जोन देखने को मिल जाएगा। क्रूशियल वाटरवे आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न इंडिया में, एंड सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर फर्टिलिटी की बात करते हैं तो एरिया जो कन्नौज का है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है लैंड एग्रीकल्चर के लिए। ये प्रोवाइड करता है सिटी के कैपिटल बेस के लिए, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहां पर लैंड अच्छा है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, देन वहां का इकोनॉमिक पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इकोनॉमी अगर जगह की स्ट्रांग हो जाती है तो वो जगह अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, कल्चरल सेंटर के रूप में भी काम करता था। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइमरी फोकस क्या था यहाँ पर, कि हमें क्या करना था, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया की जो टेरिटरी थी, पर्टिकुलरली कन्नौज की बात करते हैं, उस पर हमें फोकस करना था। तो फॉर्मर कैपिटल थी हर्षवर्धन की, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गंजा वगैरह का सारे गैंजेस रीजन था, सारा देख चुके हैं। सिल्क रोड पे आता था कन्नौज, इसीलिए थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा था। 3 मोनार्क यहाँ पर रूल कर रहे थे कन्नौज के ऊपर में लेट 8th सेंचुरी से, अगर आप देख सकते हैं तो इंद्रयुद्ध थे, वज्रयुद्ध एंड चक्रयुद्ध, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करते हैं, लगभग 2 सेंचुरी तक चला है, एंड उसके बाद राजपूत जो प्रतिहार एम्परर थे नागभट्टू, वो बेसिकली जीत जाते हैं, उन्होंने इस पर रूल स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज रिगार्डिंग, है ना, बीच की बात है, जब बीच में क्या चल रहा होता है। अब हम आते हैं मीडिवल पीरियड पे। मीडिवल पीरियड में क्या देखने को मिलता है, यूपी में आपको पता है बहुत सारी मुस्लिम डायनेस्टीज देखने को मिल जाती है। यहीं पर दिल्ली अगर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत जो बेसिकली मेन सीट मानी जाती थी मुगल एम्पायर की, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिटी ऑफ लखनऊ की बात करते हैं तो इस्लामिक कल्चर एंड आर्किटेक्चर दोनों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपकी शर्की डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी। शर्की की बात करते हैं, जौनपुर स्टैब्लिश किया था किसने, ये आपकी फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली स्टैब्लिश किया था। एंड दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्शियन जो मुस्लिम रियाल में है वो आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा 1394 से लेकर 1479 तक, ठीक है। तो पर्शियन मुस्लिम का रूल देखने को मिल जाएगा। मलिकुल सर की बात करते हैं तो वो सर की डायनेस्टी के प्रोजेनेटर माने जाते हैं, जिन्होंने डेजिग्नेट किया था जौनपुर को अपनी कैपिटल के रूप में, ठीक। और इन्होंने अपना जो अथॉरिटी थी वो इटावा से बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दिया था, विंध्याचल से नेपाल की तरफ। तो ये इन्होंने पर्टिकुलरली शिफ्ट किया था अपना जो पूरा का पूरा एम्पायर आपको देखने को मिलता है। डब्ड की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, सिराज हिंद जो था आपका ड्यूरिंग द शर्की डायनेस्टीज रूल, जौनपुर सर्व्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ द इंडिपेंडेंट मुस्लिम रियाल। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपकी सिराज जो हिंद था वो आपकी शर्की डायनेस्टी के टाइम पे ये डब किया गया था। एंड जौनपुर की बात करते हैं वो पूरे के पूरे मुस्लिम रियाज़ का एक तरीके से सेंटर माना जाता है ना। ये सिराज हिंद के बारे में आपका PYQ भी आया हुआ है, इन्हें प्रीलिम्स में भी आपका पूछा गया है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। फिर सरकी डायनेस्टी की बात करते हैं तो बहुत सारे इनकर्सेस देखने को मिले। बहलोल लोधी बेसिकली इनके टाइम पे आए थे और उन्होंने जौनपुर को अपने अंडर में कर लिया था। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे मुगल एम्परर अकबर आए थे जिन्होंने जौनपुर को 1559 में सीज कर लिया था। उसके बाद सब्जुगेट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नेंस को, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपने अंडर में ले लिया। तो 1775 तक ये रहते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स के अंडर में सब्जुगेट हो गए थे। दूसरा आर्किटेक्चर बात अगर करते हैं तो आपके शर्की स्टाइल आप देख सकते हैं। अब आर्किटेक्चर में भी क्या होता है ना, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स से इंडिया का कुछ अपना इंडियन फीचर था, वो इंडियन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। बाहर से मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। सेम आपको सरकी डायनेस्टी में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे अटाला मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, जामी मस्जिद हो गया, बरी मस्जिद, लाल दरवाजा, ये सारा शर्की स्टाइल को शो करता है, ठीक। दूसरा अगर आप देंगे तो आपका जो अटाला मस्जिद है, जो जहांगीरी मस्जिद था बेसिकली, वो क्या दिखाता है, वो कमीशन किया था इब्राहिम शाह सरकी ने, और इसके ऊपर आपको बहुत सारा लैंडस्केप देखने को मिल जाएगा जौनपुर का। अब हम आते हैं जौनपुर सिटी के इंपॉर्टेंस के ऊपर, ठीक है, कि जौनपुर का क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं मीडिवल टाइम पे हमारा जौनपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो अब इसके बारे में देखेंगे। जौनपुर एक सिटी है यूपी में जो आपका कहाँ पर है, बेसिकली गोमती रिवर के किनारे पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो सिटी है ये कमर्शियल सेंटर के रूप में भी काम करती थी। दूसरा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स आपको जौनपुर के देखने को मिल जाएंगे। कैपिटल थी, सरकी सल्तनत थी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेंटर था एजुकेशन एंड कल्चर का, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक।
मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस स्कॉलर हुए हैं, वो जौनपुर को बिलोंग करते थे। एंड मलिक मोहम्मद जैसी आप मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो पद्मावत इसी पर बेस्ड है, ठीक है, जो इनका काम था। एंड अकबरी, दो इंपॉर्टेंट बेसिकली इनके वर्क थे जो फेमस स्कॉलर थे। एंड इस पर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी हुआ था, बट नाम ध्यान रखिएगा एंड मूवी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। नाउ अब ये कराने के पहले मैं आपको छोटे से चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक है मार्क करते जाइए, उससे ज़्यादा आपको देखने की बस जरूरत नहीं है। जब आप रिवीजन करेंगे आपको ये अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, अभी आप एक बार पढ़ रहे हैं, दोबारा हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे मेंस के जस्ट पहले। आपको सिर्फ ये देखना है मिडिवल पीरियड में जौनपुर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटल ऑफ शहर की उतना ही आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको खुद बना के लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड सेंटर, बस इतना ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जैसी उसके अंदर थे, वो आपको आपसे खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, पद्मावत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू रिवाइज द थिंग्स। आपको पूरा पूरा अंदर का नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अंदर अंदर चीजें याद रखनी है, क्योंकि प्लॉट सबका सेम रहता है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग की हेडिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो वापस आगे पढ़ते हैं। शाह अब्दुल लतीफ की बात करते हैं, फेमस सूफी सेंट थे जौनपुर के, जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन टू मेनी प्रमोटेड सूफीज में, है ना, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सूफीज में प्रमोट किया। मीर मोहम्मद की बात करते हैं, बहुत ही रिनोन्ड पोएट थे। मखदूम शाह की बात करते हैं, ये भी फेमस सूफी सेंट हुए थे जो जौनपुर को बिलोंग करते थे। ये किसके आपके डिसिपल माने जाते हैं, मंसूर जहानिया के। फिर नेक्स्ट आते हैं जौनपुर की बात करते हैं, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएंगे। मदरसा मोहम्मदी अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो जौनपुर में है। मदरसा जहांगीरी की बात करते हैं, ये दूसरा था, ठीक। फिर मकताब खान की बात करते हैं, ये भी आपका जौनपुर में था। एंड यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने अपनी शिक्षा ली है। तो तीन इंपॉर्टेंट आपके मदरसास देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जौनपुर आपका सेंटर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरह काम करता है। मस्जिद, सारे आर्किटेक्चर फॉर्म हम देख चुके हैं, अटाला, लाल दरवाजा, जामा मस्जिद, तीनों आपके इंपॉर्टेंट फीचर है। सूफिज्म का आपका इंपॉर्टेंट सेंटर है, ऑलरेडी वी हैव सीन। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जौनपुर की डिक्लाइन हो गया मुगल्स के साथ में। मुगल्स का जैसे जैसे रूल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जौनपुर का जो बेसिकली इंपॉर्टेंस थी वो कम होती चली गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगरा आपका सेंटर ऑफ पावर की तरह आ गया। पहले आपने देखा कन्नौज था, कन्नौज के बाद जौनपुर आया, जौनपुर के बाद हम लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आगरा पे शिफ्ट हो रहे हैं, कि किस तरीके से पावर ऑफ स्ट्रगल अब आपका आगरा आ चुका है। यहाँ पर आपको गवर्नेंस देखने ना। आगरा की अगर बात करती हूँ, उसको इस्टेब्लिश किसने किया था, तो सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था, 1504 में किया था। और ये इंपॉर्टेंट सेंटर की तरह डेवलप हुआ था गवर्नेंस के, ठीक है, जो प्रशासन अगर आप देख सकते हैं मिडिवल एम्पायर्स के लिए। इंपॉर्टेंटली अगर आप सिकंदर लोधी की बात करते हैं, बाबर हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, सबका इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आपको बेसिकली सेंटर देखने को मिलता है वो आगरा ही था। इसके अलावा बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स भी यहाँ पर हुए थे। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ सामूगढ़। नाउ प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताइए बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ सामूगढ़ कब हुआ था। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए बहुत बार ये बार भी आपसे पूछा जाता है। तो बैटल ऑफ खानवा कहाँ पर हुआ था, आपके आगरा के पास में हुआ था। बाबर के तिमुरिद जो आर्मी थी उसकी सांगा की राजपूत आर्मी के साथ में आपका पूरा का पूरा क्लैश देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। दूसरा अगर आप देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सेंचुरीज तक लगभग आपका ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट का जोन देखने को मिला था आगरा के अराउंड में, जो बेसिकली कहीं ना कहीं काबुल से, यानी अगर आप देखेंगे तो ये काबुल से एंट्री इस साइड से होती थी, यहाँ पर आपको आगरा ही सेंटर मिलता था जहाँ पर 2 पावर्स आपस में लड़ाई करती थी। फिर बैटल ऑफ कन्नौज की बात करते हैं, जिसको बैटल ऑफ बेलगाम भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मुगल एंड एम्परर जो हुमायूं एंड शेरशाह सूरी की बात बेसिकली बीच में। ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है मुगल हिस्ट्री के लिए, जिसमें हुमायूं की टेम्परेरी डाउनफॉल हो गई थी। और उसके बाद 1555 में आपके हुमायूं वापस आए थे, ठीक है, सफाविद एम्परर की बेसिकली हेल्प के साथ में। दूसरा अगर आप देख सकते हैं, ये जो बैटल है अंडरस्कोर करता है पावर स्ट्रगल्स ऑफ मुगल पीरियड एंड शेरशाह सूरीज इमर्जेंस फॉर फॉर्मिडेबल राइवल टू द मुगल एम्पायर। यानी किस तरीके से ये जो बैटल था वो आपको बेसिकली बता देता है कि शेरशाह सूरी आपके आए थे एक इंपॉर्टेंट राइवल की तरह मुगल एम्पायर के। थ्रू आउट द मुगल एरा की बात करते हैं, आगरा एज्यूम प्रोमिनेंस एज अ हब ऑफ एजुकेशन। आपके हब ऑफ एजुकेशन के रूप में भी आपका आगरा बेसिकली बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर में आया था। फिर इट बोर विटनेस टू बर्थ ऑफ दिन इलाही। दिन इलाही की अगर बात करते हैं, कि रिलीजन था जो बेसिकली आपके अकबर लेके आए थे, ठीक है, जो सबके लिए एक समान माना जाता था। हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, बट ये अकबर लेके आए थे, आपको ध्यान रखना है। एंड क्या चीज़ है, बेसिकली एक कॉमन रिलीजन को शो करता है। एंड राधा स्वामी फेथ की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिगो कल्टिवेशन की बात करते हैं, जो आपका आगरा के सराउंडिंग रीजन है मुगल के टाइम पे, वहाँ पर आपको नील की खेती देखने को मिल जाती है। आगरा में अकबर ने कमीशन किया था आगरा फोर्ट की कंस्ट्रक्शन को। नूरजहां की बात करते हैं तो उन्होंने अपने फादर का टॉम्ब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बनवाया था इत्माउद्दौला का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आगरा फोर्ट एंड इत्माउद्दौला का टॉम्ब आपको देखने को मिल जाएगा सिटी के अंदर ही। जहांगीर की बात करते हैं, आगरा फोर्ट पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया था जंजीर आदिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है।
जाता है। प्रीलिम्स में इट कुड बी आस्क्ड कि जहांगीर ने आगरा फोर्ट के अंदर ही जंजीर आदि यानी गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस बांधा था। एंड शाहजहां की बात करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइकॉनिक लैंडमार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ताजमहल हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, मोती मस्जिद ऑफ आगरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके टाइम पे है? शाहजहां के टाइम पे। तो ये सारी इमारतें, सिर्फ ताजमहल मत याद रखिएगा, है ना, मुमताज़ की याद पे जिन्होंने बनवा दिया था। फिर आते हैं नवाब ऑफ अवध एंड द अराइवल ऑफ ब्रिटिश की बात करते हैं। शादत खां की बात करते हैं, इन्होंने मुगल गवर्नर के रूप में अवध की बेसिकली क्या किया था? सर्व किया था। एम्परर अकबर 2 1722 के टाइम की बात करते हैं। अवध को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एज एन इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। ठीक, अवध के इंडिपेंडेंट रूलर्स की अगर बात करते हैं लगभग 3 जनरेशन तक आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले पातशाह सादत खान जो 1724 से 39 तक रहे, सफदरजंग जो आपके 1739 1754, इस नाम से आपने दिल्ली में हॉस्पिटल भी देखा होगा। सुदाउद्दौला की बात करते हैं 1754 से 1775 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट जो आपके थर्ड नवाब हुए सुजाउद्दौला, उनकी डिफीट हो गई थी ब्रिटिश से। कब? बैटल ऑफ बक्सर में। ये कब हुआ था? 1764 में। प्रीलिम्स का बहुत ही ज्यादा पेट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर 1764, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखाता है, स्टार्टिंग दिखाता है। ठीक, फिर सुजाउद्दौला की बात करते हैं अलॉन्ग विद द फ्यूगिटिव नवाब ऑफ बंगाल। किसके साथ में? आपके एक बंगाल के भगौड़े नवाब थे जिनका अब नाम आता है मीर कासिम। 1784 में इन्होंने डिफीट फेस की थी आपके ब्रिटिश के साथ में। ठीक है, कहाँ पर? और कारा और इलाहाबाद का क्षेत्र इनको देना पड़ गया था। फिर आते हैं, कंपनी ने इसके अलावा एक्वायर किया था रोहिलखंड को एंड लोअर दोआब को, विच कवर्ड ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ अवध, जो आपके अवध के छोटे पोर्शन को कवर करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वाजिद अली शाह जो आपके पहले नवाब बने थे अपने रीन के टाइम पे 1847-1856 में, अवध को ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। अगर आपको ध्यान हो 1856 में अवध का एनेक्सेशन हो गया था, बहुत ही मिस गवर्नेंस के पार्ट में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कब हुआ था और कौन से ग्राउंड पे किया गया था, आपको ध्यान रखना। मिस गवर्नेंस, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बस ब्रिटिश को अनेक्स करना था तो उन्होंने अनेक्स कर लिया था। सुदाउद्दौला की बात करते हैं, थर्ड नवाब आपको देखने को मिला था 1754 से 1775। ये किसके कॉन्टैक्ट में आए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कॉन्टैक्ट में। उन्होंने क्या किया था? एक एग्रीमेंट साइन किया था ब्रिटिश के साथ में 1764 में विद नवाब मीर कासिम। ठीक है, जो बंगाल से बेसिकली फ्लड होकर भाग गए थे, बट फिर भी वो क्या हो गए थे? बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी ताकि वो धीरे धीरे जितने भी आपके एरियाज थे नवाब के उसको अपने अंडर में लेते चले जाए। एरियाज कौन कौन से आपके थे? जो वन के थे लॉर्ड लेक ने सिंधियास ऑफ ग्वालियर से 1775 में, 1798 में, 1801 में। ठीक है, ये इनिशियली एनेक्स किए गए थे किसमें? आपके प्रोविंस ऑफ बंगाल में। एंड इसका नाम क्या रखा गया था? यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूपी का पहले नाम आपको यूनाइटेड प्रोविंस देखने को मिल जाता है। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपके कुमाऊं, गढ़वाल एंड देहरादून आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका लिया गया था, ये डिवाइड कर दी गई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ में। ठीक है, 1866 यानी नेपाल के साथ में अगर आप देखेंगे कौन सी ट्रीटी आपकी आती है? ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में आई थी। ठीक, ये भी मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश स्टेट में। ये जो पूरा का पूरा वास्ट एरिया आपको देखने को मिलता है इसको कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1836 में। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पड़ गया था 1836 में। यूपी का अब हम थोड़ा सा जब आपका डिटेल देखेंगे प्रीलिम्स के लिए भी तब हम देखेंगे यूपी की हिस्ट्री में किस तरीके से उसका नेम चेंज होता है, कब कब होता है। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं फाइनली 1856 में पार्ट था आपका पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन में, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? आपके अवध को अनेक्स कर लिया था मिस गवर्नेंस के पार्ट पे। ब्रिटिश ने जो अपने लेट नवाब वाजिद अली शाह थे उनको कलकत्ता भेजा था एंड ग्रांट कर दिया था पेंशन के, आप जाइए वहां पर पेंशन खा के रहिए, ये जगह हमको दे दीजिए। ठीक है, इसी सेम टाइम पे स्टेट जो था झांसी का अगर आप देख सकते हैं उसको भी एनेक्स किया था ब्रिटिश ने। ये जो इवेंट क्या थे? आपके नवाब की वीकनेस को बेसिकली डिनोट कर रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश आपके एक्सप्लॉइट कर रहे थे बट नवाब कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश ने आपका अवध तो एनेक्स कर ही लिया था। ठीक, एंड इसी के बाद में अगर आपको पता हो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कल्मिनेट होकर 1857 की विद्रोह में आपको देखने को मिलती है। हालांकि उसका मेन रीजन उस टाइम पे कुछ और था, अगर आप देखेंगे तत्कालिक कारण जिसको हम कहते हैं, तो इमीडिएट कॉज कुछ और था, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कल्मिनेट हो गई थी। तो 1857 को फर्स्ट स्ट्रगल कहा जाता है फॉर नेशंस इंडिपेंडेंस। फार्मर इसमें इंक्लूड थे, लेबर थे, वुमेन थे, दलित थे, सारे रिलीजन एंड क्लासेस के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यूपी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स आए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी से, बेगम हजरत महल अवध, बख्त खां, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, राणा बेनिम दुआ सिंह एंड अजीमुल्ला खां, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे, बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन कहाँ को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर आप देख सकते हैं 1858 में दिल्ली का डिवीजन हुआ था और उसको सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज होने लगी थी अगर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो दिल्ली डिवीजन सेपरेट करके नॉर्दर्न वेस्ट प्रोविंस आपका सेपरेट कर दिया गया एंड कैपिटल कहाँ से शिफ्ट कर दी गई? आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, तो पहले जैसे अगर आपने देखा होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो मेन रीजन सिर्फ यही था कि हम किस तरीके से उस एरिया को वीक कर सकते हैं ना, वहाँ के लोगों को डिवाइड करके। तो
सेम काम ये भी किया था आपके ब्रिटिश ने। नवंबर 1 की बात करते हैं, सेम ईयर में जो पॉलिटिकल पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया के हाथ में, है ना। 1857 में आपका विद्रोह हुआ, 1858 में अगर आपको ध्यान हो तो पूरी की पूरी जो पावर थी ना, वो जो आपका एक्ट आया था उसके थ्रू आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आपका ये पूरा का पूरा पावर शिफ्ट कर दिया गया था। 1877 की बात करते हैं, जो पोस्ट थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एंड जो पोस्ट थी चीफ कमिश्नर ऑफ अवध की, उसको मर्ज कर दिया गया था। एंड अब से अगर आप देखेंगे तो लार्जर एरिया आने लगे थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, आगरा, अवध, ये पूरा का पूरा आपका एक कंबाइंड एरिया बन के आ गया था। 1902 की बात करते हैं, इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। फिर 1921 में गवर्नर वाज अपॉइंटेड, इसका गवर्नर क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया एंड कैपिटल आपकी लखनऊ शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक। 1937 में जो नेम था उसको छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस। तो देखिए किस तरीके से चेंज आपको देखने को मिल रहा है। पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हुआ, फिर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया, 1921 में लखनऊ में कैपिटल शिफ्ट की गई, 1937 में नाम क्या रखा गया, यूनाइटेड प्रोविंस। अब 2.5 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आपके 1947 से लगभग 2.5 ईयर्स बाद जनवरी 24, 1950 में अगर आप देखेंगे तो उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। एंड तब से अगर आप देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज होल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, किस तरीके से आपको क्या चीजें देखने को मिलती है। अगेन आई वुड से डीप में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं ना, यू कैन बेसिकली कमेंट मी इन दैट, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। और अदरवाइज आप सिर्फ इसका ब्लैक जो आपको पॉइंट दिख रहा है, जो मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू पेन से आप देख सकते हैं, उसको सिर्फ आप रीड करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी मेंस के टाइम पे हम लोग देखेंगे इसको। अब समरी आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द समरी। आप अपना स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये समरी एक बार धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लास्ट में जब रिवीजन करना है तो दिस समरी, ये इससे ज़्यादा नोट्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। बुक में ही रहने दीजिए, आई वुड सजेस्ट पेपर 5th and 6th, क्योंकि मेंस के लिए जरूरी है, तो बुक से ही पढ़िए, नोट्स इसके बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसका अलग से नोट्स नहीं बनाया। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ये पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन करने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चन है, महाजनपद के बारे में लिखिए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड जो हमने चार्ट देखा था वो आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन के बारे में देख सकते हैं, जौनपुर सिटी के बारे में अगर आप देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बनारस के बारे में, ठीक है, आगरा के बारे में, आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर कुछ भी पूछता है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती तो आप कल्मिनेट करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं, कल हम लोग और ये दूसरा स्टार्ट करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है सेशन, एंड अगर आपको इसके अलावा कोई और सीरीज चाहिए तो यू कैन बेसिकली ऑल्सो कमेंट इन दैट। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइटिंग। थैंक यू एवरीवन।